आज हम हाँ पीएमसी के पेपर के अकॉर्डिंग थोड़ी डिस्कस करनी है। आज फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं फिल होना, तो कैसे करें, क्या करना है, 10 से 10 मिनट ये डिस्कस करेंगे हम। फिर स्टार्ट करेंगे न्यू चैप्टर। अब देखें भाई, आपके फॉर्म के लिए कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए। नो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड टू फिल द फॉर्म। कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है। बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं सर डोमिसाइल बनाना है, बेफार्म है तो हमें वो क्या है CNIC या स्मार्ट कार्ड बनवाना है। भाई आपका CNIC काम का है। अगर आपका CNIC, आपके पास CNIC का नंबर है, बेफार्म पे भी होगा, स्मार्ट कार्ड पे या CNIC पे होगा। अगर CNIC नंबर है तो बस, और कुछ भी नहीं चाहिए भाई। CNIC के नंबर के अलावा CNIC भी आपका नहीं चाहिए, नंबर चाहिए बस। डोमिसाइल का क्या काम है इकरा परवेज? हाँ देखें भाई, डोमिसाइल का ये काम है कि आपको बताना है, फॉर्म में लिखना है कि डिस्ट्रिक्ट कौन से बिलोंग कर रहे हैं आप। क्या वहां पे डोमिसाइल चिपकाएंगे आप? ऑनलाइन फॉर्म में बताएं। वहां पे लिखना है डिस्ट्रिक्ट सक्कर, डिस्ट्रिक्ट घोटकी। अच्छा एक और बात सुने, जो घोटकी वाले हैं, इस पे मोस्टली घोटकी वाले हैं, तो आपका डिस्ट्रिक्ट चेंज हो गया है, डिस्ट्रिक्ट नेम हो गया है मीरपुर माथेलो। तो ये देखना, कुछ बच्चे क्या करके आए हैं, घोटकी वाले घोटकी का ऑप्शन नहीं देकर सक्खर को टिक करके आए हैं। सब बताऊंगा टेस्ट के बारे में। तो ये चीजें क्लियर हो गई, कोई डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए। आपका नेम, फादर नेम, ये कास्ट, सिंपल नंबर वगैरह वगैरह सिंपल चीजें जो आपके पास हैं। CNIC का नंबर आपके पास होना चाहिए बस, और कुछ भी नहीं चाहिए। मैट्रिक का सर्टिफिकेट क्यों भाई चाहिए? क्या ये मैट्रिक का सर्टिफिकेट आप भेजेंगे उधर? नहीं भाई, कुछ नहीं चाहिए, ठीक है ना। तो हाँ, लाड़काना से बिलोंग कर रहे हैं तो लाड़काना, हाँ जहां से बिलोंग कर रहे हैं वो, हाँ खैरपुर, हाँ सक्कर, सही है जो भी है। तो अगर आपका इंटर का रिजल्ट नहीं आया तो फर्स्ट ईयर का रिजल्ट आपके पास होना चाहिए। मार्क सर्टिफिकेट होगा आपके पास, वहां से रिजल्ट देखकर आप फिल कर देंगे, इतना रिजल्ट है फर्स्ट ईयर का बस। ओके, ये बात क्लियर डॉक्यूमेंट वाली। अब आगे चलें। एक और बात, यही भाई यही बस। एक और बात सुनी। दूसरी बात है पेपर के हवाले से, एग्जाम के हवाले से। 7 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक आपका पेपर चलेगा। भाई मैंने इस टाइम को डिवाइड किया है 3 टाइम्स में। पहले 3 से 4 दिन, आखिरी वाले 3 से 4 दिन, और बीच वाले जो भी सारे दिन हैं। स्पेशली ये जो हैं ये दिन बहुत अच्छे हैं। कैसे? देखें, अगर कोई बच्चा स्टार्टिंग में टेस्ट दे रहा है, फर्स्ट डे को, सेकंड डे को, थर्ड डे को, फोर्थ डे को, तो उसके ऊपर होने वाला है क्या? एक्सपेरिमेंट। अब मैं ये भी नहीं कह रहा कि फर्स्ट वाले दिन बहुत खराब हैं, जिसकी टेस्ट होगी तो वो गया, नहीं भाई, ये भी मैं बताऊंगा आपके कि कैसे मैनेज करना है। तो देखें, अभी यहां आपके ऊपर होगा एक्सपेरिमेंट, आपको पता चलेगा कि लेवल कितनी थी। आपने तो तैयारी की है पुराने एग्जाम के अकॉर्डिंग। 2021 में जो हुआ था उसमें जो की है वो किसकी की है भाई? बताएं, कौन से टेक्स्ट को ज्यादा फॉलो किया गया है? पंजाब को। और हमने फेडरल को भी जोड़ दिया है, STB को भी जोड़ दिया है, हमने पढ़ा है, KPK को भी पढ़ा है,
और कुछ चीजें बाहर से भी पढ़ी हैं हमने, मगर हमारा मेन फोकस जो है वो पंजाब पर है ना। तो आप बिल्कुल प्रिपेयर हैं, आप बिल्कुल प्रिपेयर हैं, फिर भी फर्स्ट वाले के ऊपर थोड़ा बहुत टेंशन होता है, एक्सपेरिमेंट आपके ऊपर होगा। अच्छा, बाकी लास्ट वाले के पास आ जाएं तो अगर लास्ट तक यहां से पेपर देते गए बच्चे, देते गए, इतने सारे दे गए हैं, तो इनका भाई स्कोर का कुछ पता चला होगा, इनका अंदाजा होगा, इनका होगा। पिछले साल मुझे एक बच्चे ने कहा मेरा जो स्कोर है वो 201 आएगा मेरे अकॉर्डिंग, और वाकई में उसका स्कोर जो है 179, बहुत बड़ा स्कोर है, ये स्कोर आया था उसका। तो किसी बच्चे ने कहा था हमारा स्कोर 176 है और उनका 150 खड़ा था, किसी ने कहा 190 है और उसका कम आया था। एक बच्चे ने मुझे कहा मेरा स्कोर 198 से 90 से 98 तक है और उसका पता है स्कोर कितना आया, 138। सिलेक्शन ही नहीं हुई। बहरहाल अब बात इसको देखें, आप इस बात को देखें भाई, किस बात को देखना है, अगर इतने बच्चे आप देखेंगे कि भाई आपके डिस्ट्रिक्ट के 50, 40 या 30 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने बहुत बड़ा स्कोर किया है, वो कह रहे हैं, है या नहीं वो अलग बात है, वो कह रहे हैं 50 जो है ऐसे हैं, तो डिस्ट्रिक्ट में सीट्स होती हैं 50, 60 के अराउंड, ठीक है ना, किसी के कम नीचे होती हैं मगर 50 के अराउंड होती हैं मिला सला के। अगर अच्छा स्कोर हो जाए तो बढ़ जाती हैं, ऊपर चली जाएं सीट्स तो डिस्ट्रिक्ट को चांस अच्छा मिल जाता है। बहरहाल तो आप क्या इनका स्कोर देखकर जब आपकी डेट लास्ट में होगी तो आपका स्ट्रेस नहीं लेंगे क्या? आप स्ट्रेस लेंगे भाई। कौन सी स्ट्रेस लेंगे? आप टास्क देंगे, अपने आप को टास्क देंगे क्या कि मुझे 170 से ऊपर जाना है, 180 से ऊपर जाना है। तो आप स्ट्रेस में चले जाएंगे, हाय इतना स्कोर नहीं हुआ तो क्या होगा, मेरी सिलेक्शन नहीं होगी, ये होगा, बर्डन होगा आपके ऊपर बहुत। अगर अगेन मैं फिर कह रहा हूं, जो बच्चा दिलेर है, बहादुर है, वो तकदीर को मानता है, तो वो कहेगा भले मेरा लास्ट दिन हो, भले मेरा फर्स्ट दिन हो, लिखा होगा तो मेरा पेपर अच्छा होगा और मैं सिलेक्ट हो जाऊंगा। और ऐसा ही कुछ आपने रखना है। ये मैंने जनरल बात की है बच्चों के सेंस के अकॉर्डिंग कि ये दिन खराब है, ये भी दिन खराब है, क्योंकि यहाँ पे आपके ऊपर टास्क आ जाएगा दूसरे बच्चों का सुनकर रिजल्ट। सही है ना? ऐसा होगा कि नहीं? आप इंप्रूवर्स बैठे हैं, आपको पता है ऐसा होगा ना भाई। तो अब इस स्ट्रेस से कैसे निकलें? अब कैसे निकलें? अच्छा, बीच वाले जो दिन हैं वो कैसे अच्छे हैं? वो ऐसे अच्छे हैं कि आपके ऊपर कोई स्ट्रेस, कोई टास्क नहीं होगा और आपका एक्सपीरियंस भी हो गया होगा कि लेवल क्या है, मेरी लेवल क्या है। कुछ सवाल आपको आ जाएंगे, कुछ इधर उधर होंगे, और इतना स्कोर बच्चों का आपको पता नहीं होगा। तो ये जो दिन है ना भाई, ये तो बहुत अच्छे हैं, ये भी अच्छे हैं। यहाँ तक ये बेस्ट में बेस्ट टाइम है टेस्ट देने का, बीच वाला। अब बीच वाला टाइम कैसे आए? तो रजिस्ट्रेशन हो गई है स्टार्ट। रजिस्ट्रेशन के स्टार्ट होने से एंड होने तक, यहां तक मतलब 30% टाइम के गुजरने तक ये सेंटर है आपका। क्योंकि रजिस्ट्रेशन ज्यादा होती है शुरुआत में, फिर कम होती जाती है, फिर लास्ट में थोड़ा बहुत रजिस्ट्रेशन बढ़ती है। तो आपने जो रजिस्ट्रेशन करनी है वो कुछ दिन छोड़कर फिर रजिस्ट्रेशन करनी है। यहाँ पे इन दिनों में आपने रजिस्ट्रेशन करनी है, ठीक है ना? इन दिनों में पीछे न जाएं, थोड़ा आगे आए, थोड़े दिन छोड़ दें, 4-5 दिन छोड़कर आप रजिस्ट्रेशन कर लें। स्टार्टिंग के 4-5 दिन छोड़कर आप रजिस्ट्रेशन कर लें। इंशाल्लाह आपकी जो डेट है वो इंशाल्लाह बीच में आ जाएगी और आप इंशाल्लाह अच्छे स्कोर करके आ जाएंगे।
तो टेंशन जिसने किया, मैं गर्ल्स को हर्ट नहीं कर रहा यहाँ पे, मगर एक बात है जो कि बॉयज में बहुत अच्छी है, वो टेंशन नहीं लेते। मोस्ट ऑफ द बॉयज टेंशन नहीं लेते, वो कहते जो हुआ देखा जाएगा। और जो गर्ल्स हैं, मैं नहीं कह रहा, बहुत सारी ऐसे बच्चियां हैं, ऐसी सिस्टर्स हैं हमारी जो बहुत बहादुर हैं, मगर फातिमा टेंशन लेने का नहीं देने का, वेरी गुड वेरी गुड। हाँ यही करना है भाई, टेंशन क्यों करें, जो होगा वो जो होना है वही होगा। टेंशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मार्क्स। भाई जब आप स्ट्रेस लेंगे तो आपकी जो खोपड़ी है वो काम करेगी नहीं करेगी। अच्छा एक और मैं टिप दूं आपको पेपर में जाने के लिए, सुने वो टिप क्या है। वो टिप ये है भाई, अगर एक क्वेश्चन आपसे रॉन्ग हो रहा है या एक क्वेश्चन आपको आपकी थिंकिंग मांग रहा है बहुत सारी, आप कह रहे हैं ये हो जाएगा मगर इस पे सोचना पड़ेगा बहुत, तो कभी कभी बच्चे क्या करते हैं, कभी कभी बच्चे टाइम वेस्ट कैसे करते हैं, जैसे ना नींद आ जाए 5 मिनट के बाद उठे तो पता चलता है अगर चलती हुई गाड़ी में इतना डिस्टेंस हो गया। भाई ऐसा बच्चों के साथ होता है। क्या करते हैं, मैंने बिहेवियर मैंने नोट किया है और मैं अपने एक्सपीरियंस से ये बताता हूं कि बच्चे क्या करते हैं, अगर क्वेश्चन गलत हो जाए तो लेते हैं टेंशन, और टेंशन लेने के बाद दूसरा सवाल, तीसरा, चौथा, पांचवा या तो गलत कर देते हैं या तो उनमें लगा देते हैं क्या, टाइम। क्यों भाई उनमें, अच्छा गलत नहीं करेंगे तो टाइम लगाएंगे, क्यों टाइम लगाएंगे, गलत तो पता है आपको इधर उधर खोपड़ी घूम जाएगी, तो टाइम कैसे लेंगे, टाइम ऐसे लेंगे इन बाकी सवालों में एक गलत हुआ तो बाकी में कि उनका दिमाग काम नहीं करेगा, वो हाथ फेरते रहेंगे, हाथ फेरते रहेंगे, सोचेंगे कुछ भी नहीं, वो उधर होंगे ही नहीं सवाल के ऊपर, फिजिकली वहां बैठे होंगे, मेंटली पता नहीं किधर होंगे। तो जब ऐसी कंडीशन हो जाए, सवाल आपसे गलत हो जाए या डिफिकल्ट हो जाए, पेपर को छोड़कर पॉज ले लें, फ्यू मोमेंट के लिए पॉज ले लें, 10 सेकंड का 20 सेकंड का पॉज ले लें और सोचें यार भाई, अपने आप को कहें ये क्या हो रहा है, इतनी सी बात पे टेंशन। जब अपने आप को आप सेटिस्फाई करेंगे ना और बताएंगे तो आपकी खोपड़ी जगह पे आ जाएगी। ये साइकोलॉजिकल स्टडी की गई है कि जब अपने आप को सेटिस्फाई करेंगे और पेपर से बोलते जाएं, बातें करें अपने पेपर से, दिमाग डबल काम करता है, पेपर से बातें करें, मतलब वो ये ऐसे हुआ, ये ऐसे हुआ तो क्या होगा, और जो स्टेटमेंट लिखी हुई उनको तोड़ें कि इस लाइन का, इस वर्ड का क्या मतलब है। स्टेटमेंट जब तक क्लियर ना करें तब तक ऑप्शन के ऊपर न जाएं, ठीक हो गया। अच्छा अब ये टाइम कैसे मैनेज करना है, गलत नहीं करने हैं, अगर गलत हो जाए तो पॉज लेकर फिर दूसरे करने हैं, अगर गलत हो जाने के बाद अगर आप टेंशन ले रहे हैं तो वो तभी भी पॉज लेकर फिर दूसरे करें, फिर ये कंडीशन नहीं आएगी, आपसे गलत भी नहीं होंगे इंशाल्लाह, और आपके जो क्वेश्चन है वो टाइम भी नहीं लेंगे, ऐसे नहीं करेंगे, हाथ घुमाते रहेंगे मगर दिमाग आपका यहाँ ऐसे नहीं होगा। तो ये भाई एंट्री के लिए थी कुछ चीजें जो मैंने समझा कि आपके साथ डिस्कस करूं। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। आज हमने पढ़ना है भाई, बहुत अच्छा सा चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, टाइम हुआ है बहुत सारा, तो लेट्स मूव, हम चलते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। इंशाल्लाह बहुत सारे बच्चे डॉक्टर हो जाएंगे और बहुत सारे अच्छे डॉक्टर्स बनेंगे। अच्छा टेस्ट कहाँ देनी है, टेस्ट कहाँ देनी है, तो भाई जो हमारा डिस्ट्रिक्ट है घोटकी सक्खर, मेरे ख्याल में, मेरी रिसर्च के ऊपर यहाँ पे नेट का थोड़ा सिस्टम इशू है, तो मेरे ख्याल में सेंटर रखना चाहिए कराची, जो मेरी सोच है, कराची सेंटर रखने से वहां से जान लें कि वहां पे सिस्टम कैसा है, नेट का कंप्यूटर कैसे हैं, सिस्टम कैसा है,
तो जो कराची के सिस्टम है ना वो बहुत फास्ट हैं, तेज हैं बहुत। हाँ हैदराबाद भी सही है बिल्कुल। हाँ खैरपुर का मुझे सही पता नहीं, बाकी कराची और हैदराबाद बहुत अच्छे रहेंगे आपके लिए। अच्छा इसके ऊपर फिर देखेंगे, मैं देख लूँ, मैं पूछ लूँ कहाँ पे सिस्टम कैसा है क्या है, तो मैं आपको अपडेट करूंगा इंशाल्लाह। ठीक है अभी आ जाएं भाई, अभी लौट के आए, अभी लौट के आए तो स्टार्ट करें हम अपना चैप्टर। डर की सेंटर अच्छा नहीं है, वो है ही नहीं भाई। डर की सिटी अच्छा है, सेंटर नहीं है। मैं आपके सिटी को खराब नहीं कह रहा। आ जाएं भाई, मक्खन टाइप चैप्टर है, मक्खन मक्खन सुना है ना, मक्खन सुना है। हाँ दुआ एकेडमी की टेस्ट तो नहीं आप घर से करेंगे, हाँ फरवा, दुआ एकेडमी की टेस्ट नहीं भाई, घर से करेंगे आप, पीएमसी की टेस्ट है। ठीक है ना, आ जाएं आ जाएं आ जाएं आ जाएं तो स्टार्ट करें वन ऑफ द मोस्ट 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 मक्खन मलाई वाला चैप्टर। द चैप्टर नेम इज किंगडम एनिमलिया, एनिमल किंगडम। हाँ भाई एनिमल क्या है, आप कहेंगे सर एनिमल एटोट्राफ हैं, इंजेस्टिव एटोट्राफ हैं, कंज्यूमर हैं, क्लोरोफिल नहीं है, सेल वॉल नहीं है, मोटाइल हैं और मल्टी सेल्यूलर हैं, कुछ यूनिसेल्यूलर भी हैं। यूनिसेल्यूलर हैं या नहीं, इसके ऊपर एनिमल के पुराने जमाने में दो टाइप थे, और वो टाइप थे कौन से, प्रोटोजोआ और मेटाजोआ। गौर से सुनते जाएं भाई, मेटाजोआ प्रोटोजोआ उनको कहा जाता है, प्रोटो मतलब फर्स्ट, जोआ मतलब एनिमल, फर्स्ट जो एनिमल थे, यानी यूनिसेल्यूलर हों और यूकैरियोटिक हों, उनके बाद हेट्रोट्राफ हों, फेगोसाइटोसिस के थ्रू सेल मेम्ब्रेन के थ्रू फूड खाएं, क्लोरोफिल ना हो, सेल वॉल ना हो, सेल वॉल की जगह पेलिकल हो, मोटाइल हो या सीसाइल हो, वो हमारे क्या हो गए, प्रोटोजोआ। और मेटोजोआ बड़े एनिमल को कहा जाता है, वो यूनिसेल्यूलर नहीं, क्या हो, मल्टी सेल्यूलर हो और वही यूकैरियोट हो। और एक बात, ये सेल मेम्ब्रेन से खाना ना खाएं, ये इंजेस्टिव हेटोट्राफ हो। इंजेस्टिव हेटोट्राफ, इनके अंदर कोई एक पोर हो जो पोर इंजेशन करे और इजेशन करे। इंजेशन और इजेशन आप समझ रहे हैं, इंजेशन मतलब खाने को खाना अंदर लेना किसी पर्टिकुलर पोर से, और इजेशन मतलब अनडाइजेस्टेड फूड को बाहर निकालना, वो भी किसी पोर से। ये एक पोर भी हो सकता है, दो पोर भी हो सकते हैं, बहुत सारे पोर भी हो सकते हैं। हाँ लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है भाई। तो ये जो है ये मल्टी सेल्यूलर हैं, मेटाजोआ, यूकैरियोट हैं, इंजेस्टिव हेटरोट्रॉफ हैं। उसके बाद इनमें टिश्यू होगा, मे बी टिश्यू एब्सेंट है, ऑर्गन होगा, मे बी एब्सेंट है, ऑर्गन सिस्टम होगा और मे बी एब्सेंट है, मतलब इनकी ऑर्गेनाइजेशन है तो मल्टी सेल्यूलर। पर ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर जो मेटाजोआ हैं उनके भाई दो टाइप हैं, मेटाजोआ के दो टाइप हैं, एक को कहा जाता है पेराजोआ और दूसरे को कहा जाता है यू मेटाजोआ। ये किसके टाइप हैं, इसके टाइप हैं भाई मेटाजोआ के। तो अब रिसेंट साइंटिस्ट ने कहा भाई एनिमल जो होंगे वो क्या होंगे, मल्टी सेल्यूलर होंगे, यूनिसेल्यूलर नहीं। तो प्रोटोजोआ को हम एनिमल किंगडम में रखें, बताएं मुझे, प्रोटोजोआ को एनिमल किंगडम में रखेंगे आप, बताएं जल्दी। नहीं, तो प्रोटोजोआ को निकाल दिया और रख दिया हमने इसको कौन से किंगडम में, प्रोटिस्टा में। प्रोटिस्टा में अब पड़ा है आपका प्रोटोजोआ। ये एनिमल का एंसेस्टर है। बहुत सारे बच्चे रिमूव हो रहे हैं, फिर उनको ऐड करना पड़ रहा है। क्यों हो रहा है ऐसा वाला, एक मिनट में कोई सेटिंग कर लूं ताकि ये खत्म हो जाए ऐड करना। अच्छा अभी देखें, पेराजोआ और मेटाजोआ दोनों क्या, पेराजोआ और यू मेटाजोआ किसके टाइप है, मेटाजोआ के। अब भाई पेराजोआ उन्हें कहा जाएगा जो मल्टी सेल्यूलर हों, यू मेटाजोआ भी मल्टी सेल्यूलर हैं भाई।
तो फर्क क्या हुआ, ये भी इंजेस्टिवेटोट्राफ, ये भी इंजेस्टिवेटोट्राफ, उसमें भी पोर होगा, इसमें भी पोर होगा। तो फर्क क्या है, फर्क है ऑर्गेनाइजेशन का, फर्क है ऑर्गेनाइजेशन का। ऑर्गेनाइजेशन का कौन सा फर्क है भाई, ऑर्गेनाइजेशन का ये फर्क है कि ये जो एनिमल हैं पैराजुआ, उनके अंदर सेल्स मिलकर टिश्यू नहीं बनाते, ऑर्गन नहीं बनाते, ऑर्गन सिस्टम नहीं बनाते। मतलब कि ये जो एनिमल हैं पैराजुआ एनिमल जो हैं वो सिंपल मल्टी सेल्यूलर है, सिंपल मल्टी सेल्यूलर है। ठीक हो गया यहां तक। और जो यू मेटाजुआ हैं, जो यू मेटाजुआ हैं वो ऐसे एनिमल हैं जिनके बॉडी में बहुत सारे सेल्स हैं, मतलब वो भी मल्टी सेल्यूलर हैं। और आवाज अचे तो छा चो भला, आवाज जो इशू आ, आवाज जो इशू तो नहीं ना। इशू है। अच्छा हाँ, तो क्या कह रहे थे, हम कह रहे थे कि जो पैराजुआ हैं, पैराजुआ वो हैं जो मल्टी सेल्यूलर हों और उनके ऊपर टिश्यू ना हो, मतलब ऑर्गेनाइजेशन ना हो। और मेटाजुआ हम उनको कहेंगे, यू मेटाजुआ उनको कहेंगे, यू मेटाजुआ उनको कहेंगे जिनके बॉडी के अंदर बॉडी मल्टी सेल्यूलर हो, बहुत सारे सेल्स की बनी हो, और उन सेल्स के बीच क्या होना चाहिए, उन सेल्स के बीच इंटरेक्शन होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, उन सेल से टिश्यू बने हो। तो ऐसे एनिमल जिनकी बॉडी मल्टी सेल्यूलर तो हो, मल्टी सेल्यूलर तो हो मगर उसमें टिश्यू ना हो, तो उन्हें हम पैराजुआ कहेंगे। और जिनकी बॉडी में मल्टी सेल्यूलर हो और टिश्यू भी हो, उन्हें हम यू मेटाजुआ कहेंगे। ये बात क्लियर, ये बात क्लियर है। पैराजुआ मल्टी सेल्यूलर विद नो टिश्यू, यू मेटाजुआ मल्टी सेल्यूलर विद टिश्यू, ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम। तो पैराजुआ में आप पढ़ेंगे पोरीफेरा, स्पंजेस, साइकोन, बहुत स्पंजेस ये आएंगे इसमें। और यू मेटाज यानी एक ही किंगडम फाइलम आपका पोरीफेरा, और यू मेटाजुआ में बाकी सारे एनिमल आ जाएंगे, और जो यू मेटाजुआ हैं उनमें टिश्यू मिलेंगे आपको। अब जो यू मेटाजुआ हैं ये दो टाइप के हैं, एक को हम कहते हैं डिप्लोब्लास्टिक और दूसरे को हम कहते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक। इन चीजों को समझने के लिए भाई कुछ कॉन्सेप्ट्स पढ़ने हैं हमें, और उन कॉन्सेप्ट से पढ़ने भी के लिए मैं दो टर्म्स आपसे डिस्कस करूंगा, दो तीन। सिमेट्री में, सिमेट्री क्या है भाई, सिमेट्री आप कहेंगे सर सिमेट्री एक प्लेन है डिवीजन का, कि एनिमल को आप कितने प्लेन में डिवाइड कर सकते हैं टू इक्वल पार्ट्स में, एनिमल को कितने प्लेन से आप डिवाइड कर सकते हैं टू इक्वल पार्ट्स में। अगर मैं पूछूं ये एक एनिमल है आपके पास, ये एक एनिमल है, इसकी शेप है ऐसी इरेग्युलर शेप है, कोई इधर साइड लेफ्ट नहीं नजर आ रही, कोई पेयरिंग नहीं है इसमें, तो इसको आप क्या अगर काटें इधर से तो ये दो इक्वल पार्ट्स हैं, एक जैसे हैं क्या, या इधर से काट लें या इधर से काट लें या इस प्लेन से काट लें, दो इक्वल पार्ट्स में नहीं डिवाइड कर सकते।
ये कौन से होंगे जिनकी शेप इर्रेगुलर होगी और ये पेरीफेरा ये हैं, इनकी कोई प्लेन ऑफ डिवीजन नहीं है, मतलब सिमेट्री नहीं है, तो ऐसे एनिमल को आप कहेंगे ए सिमेट्रिकल, एसिमेट्रिकल एनिमल, और पोरीफेरा आपका एसिमेट्रिकल है। उसके बाद अगर मैं आपसे पूछ लूं, ये आपने एनिमल देखा है, ये यहां पे बना रहा हूं मैं, ये आपने एनिमल देखा है ऐसे, ये इसमें एक्टोडर्म है बाहर वाली लेयर, और ये इसमें एंडोडर्म है अंदर वाली लेयर, और बीच में एक डेड सेल्स की लेयर है, ठीक है ना, बीच में एक डेड सेल्स की लेयर है, और इससे क्या है, ऐसे 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 ऑल अराउंड द माउथ, ये इसका माउथ है, टेंटिकल्स हैं। क्या है भाई, ये हाइड्रा, वेरी गुड, ये हाइड्रा है। तो हाइड्रा बेगन टाइप है, होता है ना, क्या कहते हैं इंग्लिश में, ब्रेंजल। तो सोलेनम मेलनजीना साइंटिफिक नाम है इसका, ब्रेंजल का। तो जो बेगन है या कोई भी आप कह ले, अच्छा मैं ये इसको इस मार्कर को मान रहा हूं, ये हाइड्रा है। अब इस मार्कर को मैं यहां से काट लूं तो भी 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, ऐसे काट लूं तो भी 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, ऐसे काट लूं, यानी मैं एक प्लेन, दूसरा प्लेन, तीसरा प्लेन, चौथा प्लेन, बहुत सारे प्लेन से काट लूं तो ये 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। देखें भाई, इधर से काट लें आप और ऐसे करके काट लें आप, क्योंकि ये बोर्ड है, ये टेंटिकल्स ऑल अराउंड है, तो ऐसे काटें या ऐसे काटें, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगा। एक हम अपने आप को ऐसे काट लें, ऐसे सेंटर से, तो 2 इक्वल पार्ट्स बनेंगे, मगर अगर मैं ऐसे काट लूं तो 2 इक्वल पार्ट्स बनेंगे नहीं। अच्छा, इस प्लेन के अलावा कोई और प्लेन बताएं, ऐसे काट लूं 2 इक्वल पार्ट्स बनेंगे नहीं। मतलब हमारी बॉडी को 2 इक्वल पार्ट्स में कट करने के लिए कितने प्लेन है, एक। इंसेक्ट को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए एक, मछली को एक, फ्रॉग को एक, रेप्टाइल को एक, बर्ड को एक, ऑलमोस्ट एनिमल को काट करने के लिए एक प्लेन है। तो ऐसे एनिमल जिसको एक प्लेन से आप 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, उन्हें आप कहते हैं बाय लेटरल सिमेट्रिकल, और ऐसे एनिमल जिनको आप एक से ज्यादा प्लेन में कट कर सकते हैं इनटू 2 इक्वल हाल्स, ऐसे को कहते हैं रेडियल। 2 और मोर देन 2 प्लेन में आप इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, और बायलेटरल ओनली एक ही प्लेन है आपके पास 2 इक्वल प्लेन्स में डिवाइड करने के लिए। हाँ भाई, हाइड्रा के बारे में क्या कह रहे हैं आप, हाइड्रा क्या है, रेडियल है या बायलेटरल है, जल्दी बताएं। पानी पिया जाए। हाँ भाई, हाइड्रा के बारे में क्या ख्याल है, रेडियल है, वेरी गुड, रेडियल है। तो ऐसे एनिमल को हम कहेंगे रेडिएटा ग्रेड, और जो बायलेटरल होंगे उन्हें कहेंगे बायलेटेरिया ग्रेड, बायलेटेरिया। ये बात क्लियर हो गई, सिमेट्री। अच्छा, आ जाएं भाई अब डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक को समझने के लिए मैं आपका एक बुनियाद बना रहा हूं, मैं आपका एक बेस बना रहा हूं, जो कि बहुत 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 लाजमी है एनिमल किंगडम को पढ़ने के लिए। अच्छा, बुनियाद देखें क्या है, ये आपके पास एक सेल है जिसको आपने नाम दिया जायगोट का। अब भाई मुझे बताएं, आप बताएं, जायगोट जब डिवाइड होता है तो ये एक बाल टाइप 16 सेल की स्ट्रक्चर बनाता है, उसे क्या कहते हैं आप जल्दी तो बताएं। आप कह रहे हैं कमेंट में मोर्यूला,
मोरियुला कहते हैं सॉलिड बॉल लाइक स्ट्रक्चर को। नहीं कमेंट किए हैं, ठीक है, ओके। मोरियुला कहते हैं 16 सेल होते हैं और ये जो तूत होता है उसके जैसी शेप होती है इसकी, सॉलिड बॉल लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं मोरियुला। और ये जो मोरियुला हैं ये सेल्स हैं 16, ये आगे डिवाइड होते हैं और 2 लेयर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। उन 2 लेयर्स को हम क्या कहते हैं? उनको हम कहते हैं ब्लास्ट्यूला। ठीक है, लेक्चर जके हुए कड़ी नहीं दवा। अच्छा देखें, अब ये जो मोरियुला स्टेज है, ये मोरियुला जब आगे ये डिवाइड करेगा तो ऐसे 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 2 सेल की लेयर्स बन जाएंगी। अब इन 2 लेयर वाली स्टेज को हम कहते हैं क्या? ब्लास्ट्यूला। ब्लास्ट्यूला। और ब्लास्ट्यूला में ये जो लेयर है बाहर वाली, इसे हम इपीब्लास्ट कहते हैं, और जो अंदर वाली लेयर होती है इसे हम हाइपोब्लास्ट कहते हैं। इपीब्लास्ट एंड हाइपोब्लास्ट। इपीब्लास्ट एंड हाइपोब्लास्ट 2 लेयर हैं ब्लास्ट्यूला स्टेज में। ब्लास्ट्यूला स्टेज से फर्दर ये डिवाइड होकर एक 3 लेयर की स्टेज बनाता है जिसको हम कहते हैं गैस्ट्रूला। जिसको हम कहते हैं गैस्ट्रूला। ये भाई कौन सी लेयर थी? ये कौन सी लेयर थी? हाइपोब्लास्ट। अब देखें क्या होता है, होता क्या है, गौर से सुने। ये जो इपीब्लास्ट है ये इधर से डिवाइड होकर अंदर ठीक इसके ऊपर, किसके ऊपर ये लेयर बना रही है बताएं? किसके ऊपर लेयर बना रही है भाई? जल्दी बताएं। हाइपोब्लास्ट के ऊपर। हाइपोब्लास्ट के ऊपर कौन सी लेयर? इपीब्लास्ट डिवाइड होकर सेल भेज रही है, हाइपोब्लास्ट के ऊपर एक लेयर बना रही है और इस लेयर को हम कहते हैं एंडोडर्म। इसको क्या कहते हैं? एंडोडर्म। और फिर इस एंडोडर्म बनने के बाद ये फिर और डिवाइड होती है और एंडोडर्म के बाद उसके बीच में एक लेयर बनाती है जिसे हम कहते हैं, बीच वाली को क्या कहते हैं भाई? कमेंट में बताएं। बीच वाली को मीजोडर्म। और बाकी जो ये बची, ये कौन सी बची? इपीब्लास्ट बची। अब इस बची हुई इपीब्लास्ट को मैं ब्लैक कर दूं, मतलब ये चेंज हो गई, ये ब्लैक हो गई, मतलब ब्लैक नहीं होती भाई, मैं बना रहा हूं। ये जो बन गई अभी, इसको हम कहते हैं क्या? इसको कहते हैं हम एक्टोडर्म। तो ये हो गई मीजोडर्म और ये हो गई एक्टोडर्म। और इस स्टेज को हम कहते हैं गैस्ट्रूला। गैस्ट्रूला का क्या मतलब है? गैस्ट्रूला का मतलब है लेयर्स का बनना, 3 लेयर का बनना। ब्लास्ट्यूला का मतलब है मोरियुला से 2 लेयर वाली स्टेज बनना, ब्लास्ट्यूला। और गैस्ट्रूला का मतलब है ब्लास्ट्यूला से यानी 2 लेयर से 3 लेयर्स का बनना। अब मुझे कौन बताएगा? कमेंट में कशिश बत्रा, मुझे आप बताएं, मैं क्यों रिपीट करूं भाई, आप बताएं। देखें, मुझे बताएं, हाइपोब्लास्ट थी, हाइपोब्लास्ट के ऊपर एक लेयर बनी जो इपीब्लास्ट ने बनाई, पहली अंदर लेयर बनी एंडोडर्म। फिर एंडोडर्म के ऊपर यानी इपीब्लास्ट के नीचे यानी दोनों के बीच एक लेयर बनी, वो भी इपीब्लास्ट से बनी, वो मीजोडर्म। फिर जो इपीब्लास्ट बाहर वाली बच गई उसको हमने कह दिया एक्टोडर्म। तो ये जो 3 लेयर बन गई, इन्हें हम कहेंगे क्या? इन्हें तीनों को मिलाकर हम कहेंगे ये बन गई स्टेज गैस्ट्रूला, और प्रोसेस को कहेंगे गैस्ट्रूलेशन। अब ये जो गैस्ट्रूला स्टेज है, इसमें से आपके एक्टोडर्म में से आपकी स्किन बनेगी, बाहर वाले नोज वाले, कान वाले, माउथ वाले, एनस वाले पार्ट बनेंगे, और आपका सीएनएस बनेगा एक्टोडर्म से।
एंडोडर्म से अंदर वाले उज़वे बनेंगे, मीजोडर्म से आपकी बॉडी कैविटी बनेगी। आपने याद कुछ नहीं करना, अभी इतना याद करना है, मीजोडर्म से क्या बनेगा? बॉडी कैविटी। मीजोडर्म से क्या बनेगा? बॉडी कैविटी। मीजोडर्म से क्या बनेगा? बॉडी कैविटी, जिसको हम कहेंगे सीलोम। तो देखें देखें भाई, अभी ये जो 3 लेयर हैं इनसे क्या बनेंगे? ऑर्गन बनेंगे। तो ऑर्गन बनेंगे, ये ऑर्गन बन गए, ये एक छोटा सा बच्चा बन गया इन तीनों लेयर से। 3.5 माह में बच्चा डेवलप हो जाता है, और 3.5 माह के बाद जो बच्चा डेवलप हो जाता है वो थोड़ा बड़ा हो जाता है, फुल मेच्योर हो जाता है, और मेच्योर होने के बाद इसकी होती है क्या? बर्थ। अब सुने, ये 3.5 मंथ तक टाइम है ह्यूमन के केस में। अब मैं आपसे बात पूछूंगा भाई, मुझे ये बताएं, ये जो जाइगोट है, गौर से सुने अब मेरी बात, ये जो जाइगोट है ये कितने सेल्स हैं? एक। इन एक सेल में से ये जो बच्चा पैदा हुआ है, इसमें ब्रेन है, इसमें नेक है, इसमें हार्ट है, इसमें किडनी है, इसमें लिवर है, इसमें स्टमक है, इसमें लंग्स हैं। बहुत सारी स्ट्रक्चर इस एक जाइगोट में से कैसे बनी भाई? ये मुझे बताएं, ये मुझे समझाना है आपको, ये आपने मुझे समझाना है यार, ठीक है? तो ये बात हम समझेंगे, गौर से सुनिए। आप कहेंगे सर जाइगोट के पास एक है साइटोप्लाज्म और एक है न्यूक्लियस। मैं बता दूं आपको, साइटोप्लाज्म जाइगोट जैसा, यानी एग का साइटोप्लाज्म है, याद है आपको कि एग का साइटोप्लाज्म है जाइगोट के पास, ऐसा साइटोप्लाज्म और किसी सेल के पास नहीं। क्यों? आप कहेंगे सर ये जो साइटोप्लाज्म है इसके पास एक पार्ट है जो क्रेसेंट टाइप का है, उस पार्ट को हम कहते हैं ग्रे क्रेसेंट। क्या कहते हैं इसको? इसको कहते हैं ग्रे क्रेसेंट। अब ये जो ग्रे क्रेसेंट है ओनली एंड ओनली एंड ओनली किसके साइटोप्लाज्म के अंदर है? एग के साइटोप्लाज्म के अंदर, यानी जाइगोट के साइटोप्लाज्म के अंदर है। और इस ग्रे क्रेसेंट का क्या काम है? गौर से सुनना। जब ये जाइगोट डिवाइड होता है, तो ये जाइगोट जब डिवाइड होगा ना, ये जाइगोट मैंने बनाया, इसमें एक जाइगोट के न्यूक्लियस में से 2 बन गए भाई, न्यूक्लियस डिवाइड हो गए। मुझे बताएं, ये बच्चा जो पैदा हुआ है, इस बच्चे में से आप कहां से भी सेल ले लें, उस सेल में क्रोमोसोम कितने होंगे? 46। कहां से भी सेल ले लें, डीएनए वही है, क्रोमोसोम वही है, जेनेटिक मटेरियल वही है। तो भाई ये बच्चे के जो मुख्तलिफ ऑर्गन हैं वो चेंज क्यों हैं? आप कहेंगे सर बात कुछ ऐसी है कि ये जो जाइगोट है, ये जाइगोट जब ये लेयर्स बनाता है, सेल्स बनाता है, ये ऑर्गन बन रहे हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है? आप कहेंगे सर देखें, ये जब न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा है तो इक्वली इस न्यूक्लियस में भी 46 क्रोमोसोम, इसमें भी 46 क्रोमोसोम, मगर साइटोप्लाज्म के पास जो ग्रे क्रेसेंट है वो एक ही है, वो एक ही है। तो आधा ग्रे क्रेसेंट यहाँ पे आ जाएगा, आधा ग्रे क्रेसेंट यहाँ पे आ जाएगा। इसका मतलब है जो नॉर्मल सेल डिवीजन होती है वहां पे क्या होता है, न्यूक्लियस भी इक्वली डिवाइड होता है, और जो साइटोप्लाज्म है वो भी इक्वली डिवाइड होता है। मतलब न्यूक्लियस भी डिवीजन होने से पहले डबल होता है, गौर से सुने मेरी बात, और साइटोप्लाज्म भी डिवीजन होने से पहले डबल होता है, मगर यहाँ पे नहीं। यहाँ पे न्यूक्लियस डबल होगा, डीएनए डबल होगा, मगर साइटोप्लाज्म नहीं। समझ रहे हैं मेरी बात? ये समझें, आगे एक कॉन्सेप्ट मिलेगा इससे। तो जब साइटोप्लाज्म नहीं डबल हो रहा तो इसका मतलब है 50-50% डिवाइड हो रहा है। साइटोप्लाज्म का 50% जो है एक सेल में जा रहा है, और जो 50% है दूसरे सेल में जा रहा है। तो ग्रे क्रेसेंट आधा आया इसके पास और आधा आया इसके पास, ठीक हो गया। अब अगर फिर ये जाइगोट जिसके पास ये साइटोप्लाज्म डिवाइड हो गया, ये एक न्यूक्लियस, ये दूसरा न्यूक्लियस, 2 सेल बन गए। अब ये जी सर, हाँ सर, 28 वायरस में 40 बैक्टीरिया में 68 सवाल। मैंने तो कहो ऑनलाइन वारो बुधो था ना बाबा, 28 सवाल जो हैं क्वेश्चंस वो वायरस में से हैं, और 40 क्वेश्चन आपके बैक्टीरिया में से हैं। टेस्ट के लिए बी प्रिपेयर। हाँ, तो हम क्या पढ़ रहे थे?
हम पढ़ रहे थे कि ये 2 सेल बन गए, अब जब 4 सेल बनेंगे फिर भी न्यूक्लियस डिवाइड होगा इक्वली और साइटोप्लाज्म 50 में से 50-50। तो मैं एक बात बोलूं आपसे, मैं एक बात कहना चाह रहा हूं, वो मुझे बताएं सही है कि नहीं। आप कहेंगे सर एक्टोडर्म के सेल में जो साइटोप्लाज्म का हिस्सा होगा वो एंडोडर्म में नहीं होगा, और जो एंडोडर्म में होगा वो मीजोडर्म में नहीं होगा। यानी साइटोप्लाज्मिक कंटेंट जो ग्रे क्रेसेंट केमिकल था, केमिकल का बना हुआ जो पार्ट है वो हर लेयर में डिफरेंट 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 डिफरेंट। इसीलिए इस पता है इस साइटोप्लाज्म के ग्रे क्रेसेंट का काम क्या है? इसका काम है जीन्स को स्विच ऑन करना, जीन को स्विच ऑन करना। भाई एक्टोडर्म में ये स्किन बनाता है, आउटर वॉल बनाता है, आपके कान बनाता है, आंखों का जो ऊपर वाला हिस्सा है वो बनाता है, नाक वाला, माउथ वाला, एनस वाला, और ब्रेन बनाता है। इसका मतलब ये हो गया कि एक्टोडर्म में वो जीन्स हैं एक्टिव जो आपके आउटर पार्ट्स बनाएंगे और ब्रेन बनाएंगे। ये जीन्स क्यों एक्टिव हुए? क्योंकि इन सेल्स के पास जो ग्रे क्रेसेंट था वो इन जीन्स को, ब्रेन बनाने वाले को, आउटर पार्ट बनाने वाले को एक्टिवेट कर रहा था। और जो एंडोडर्म में है वो लिवर को, अंदर वाले उज़वे जो हैं हमारे ऑर्गन्स जो हैं उनको बनाने वाले जीन्स एक्टिवेट होंगे। तो ये सारा जो रोल है डेवलपमेंट में वो न्यूक्लियस के साथ साथ साइटोप्लाज्म का भी है। अगर साइटोप्लाज्म नहीं होता तो ये जो डेवलपमेंट है ये नहीं होती। मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं, अभी बताएं। अगर मैं एक सेल ले रहा हूं जाइगोट, वो डिवाइड कर रहा है 2 सेल्स में, ये 2 सेल्स ये जुदा हो गए। जब ये जुदा जुदा ग्रो करेंगे 2 मोर्यूला बनेंगे, मतलब 2 आइडेंटिकल ट्विंस बनेंगे। अगर मैं कहूं कि ये जाइगोट है, इसने सेल डिवाइड किया, एक के पास ग्रे क्रेसेंट नहीं गया, एक के पास ग्रे क्रेसेंट गया, तो अब मुझे बताएं जिसके पास ग्रे क्रेसेंट नहीं उसके पास ऑर्गेनोजेनेसिस होगी, उसकी बॉडी में डिफरेंशिएशन होगी, उसमें ऑर्गन बनेंगे नहीं, और इसमें ये ऑर्गेनिज्म बन जाएगा, ये बच्चा बन जाएगा और ये गोश्त बनता जाएगा, मांस बनता जाएगा, डिफरेंशिएट नहीं होगा, अनडिफरेंशिएट ही रहेगा। ये रोल है आपके ग्रे क्रेसेंट का। समझ गए होंगे, उम्मीद है। आगे चलते हैं भाई, ये आपने समझ लिया। अब एक और बात समझें, ये जो डिवीजन हो रही है ना, ये जो डिवीजन हो रही है, मुझे बताएं जाइगोट कन्वर्ट हो रहा है मोर्यूला से, ये जो डिवीजन हो रही है ये साइटोप्लाज्म की डिवीजन है या न्यूक्लियस की डिवीजन है? बताएं। डिवीजन का मतलब विरासत, यहाँ पे डिवीजन का मतलब है विरासत, साइटोप्लाज्म की विरासत हो रही है। तो ये जो साइटोप्लाज्म के पार्ट कुछ इधर कुछ इधर कुछ उधर हो रहे हैं ना, इस ऐसी टाइप की सेल डिवीजन को हम कहते हैं क्लीवेज। क्या कहते हैं? क्लीवेज। तो ये जाइगोट की जो डिवीजन हो रही है इसको हमने नाम दिया क्लीवेज। अच्छा, एक और बात सुननी है आपने, ये भाई एनिमल पढ़ने के लिए ये कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, फिर एनिमल किंगडम मजा देगा पढ़ने में, ये नहीं आएंगे तो मजा नहीं होगा, ठीक है ना। अब एक और बात सुने, ये जो जाइगोट के क्लीवेज करने से मतलब डिवाइड होने से गेस्ट्यूला तक आप क्या नाम देंगे इस स्टेज को? आप नाम देंगे, एक ही नाम देंगे, एम्ब्रियो। तो ये एम्ब्रियो की स्टेजेस हैं। एम्ब्रियो का मतलब है अनमेच्योर बेबी, इमेच्योर बेबी, जिसका पता नहीं है, बेबी बना नहीं, मतलब इनसे बेबी बनेगा, एम्ब्रियो। और जब ऑर्गेनोजेनेसिस होगी, उस ऑर्गेनोजेनेसिस से बच्चे से के बनने तक, फुल ग्रोथ डेवलपमेंट तक आप नाम देंगे फेटस। और बर्थ होने के बाद आप इसे नाम देंगे इन्फेंट। हाँ भाई, यहां तक क्लियर हो गया? आगे चलें। हाँ, FEOTUS फ्यूटस। हाँ, अब आ जाएं भाई डिप्लो और ट्रिप्लो पर। अब बातें समझ आ जाएंगी बहुत अच्छे तरीके से। अब मैं अगर कहूं ये एक एनिमल का गेस्ट्यूला स्टेज है, ब्लास्ट्यूला से गेस्ट्यूला बन रहा है, तो ये आउटर लेयर बन गई है जिसको आपने कहा एक्टोडर्म, और ये अंदर वाली लेयर बन गई है जिसको आपने कहा एंडोडर्म।
और बीच में एक लेयर बनी है, डेड सेल्स की लेयर बनी है, डेड सेल्स की लेयर है, मगर कौन से सेल्स की है? डेड सेल की है। उसे आप कहेंगे मीजोगिलिया। मीजोगिलिया, गिलिया मतलब का मतलब है जेली। मीजोडर्म मैंने नहीं यूज किया टर्म। अच्छा एक बात सुनी, अगर मैं कहूं एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मीजोडर्म, डर्म वर्ड यूज करूं तो मतलब ये ऑर्गेनोजेनेसिस करेगी, मतलब ये जर्माइनल है, मतलब ये लिविंग सेल है, मतलब ये गेस्ट्रुला से ऑर्गेनोजेनेसिस करेंगी, ऑर्गन बनाएंगी, ठीक है ना, ये ऑर्गन बनाएगी। अगर मैं वर्ड यूज करूं मीजोगिलिया, अगर मैं वर्ड यूज करूं मीजोगिलिया, तो बीच वाली जो लेयर है वो कौन से सेल्स की है? लिविंग की या डेड की? नॉन लिविंग डेड सेल्स की लेयर है। वो नॉन सेल्यूलर या डेड लेयर है, वो जर्मिनल है या नॉन जर्मिनल है? वो ऑर्गेनोजेनेसिस करेगी या नहीं करेगी? नहीं करेगी, मतलब फ्यूचर में कुछ भी नहीं बनाएगी। तो भाई ऐसे एनिमल जिनके पास एक एक्टोडर्म हो, एक एक्टोडर्म हो और एक एंडोडर्म हो, बीच में एक डेड लेयर हो जो कुछ भी ना बनाए, जिसको आप मीजोगिलिया कहेंगे, ऐसे एनिमल्स को क्या कहेंगे? ट्रिप्लोब्लास्टिक या डिप्लोब्लास्टिक। ब्लास्ट्यूला से दो जर्माइनल लेयर बनी, डिप्लोब्लास्टिक। कौन सी दो बनी? एंडोडर्म और एक्टोडर्म। कौन सी जर्माइनल नहीं बनी? मीजोडर्म नहीं बनी, मीजोगिलिया बनी। तो ये डिप्लो कौन से हैं? बताएं बताएं, डिप्लो कौन से हैं? आप कहेंगे सर अभी तो यहाँ पे बताया है कि जो हमारा हाइड्रा है बेचारा, ये सेलेंटेट्रा का मेंबर, ये आपका डिप्लोब्लास्टिक है। अच्छा, वो एनिमल जिनकी बॉडी के अंदर ब्लास्ट्यूला से जब गेस्ट्रूला बने तो ये आपकी बन गई एंडोडर्म, ठीक है। और एंडोडर्म के ऊपर, अगर एंडोडर्म के बाद बीच में बन जाए क्या? बीच में बन जाए क्या? मीजोडर्म। मीजोडर्म और फाइनल जो बाहर वाली बच जाए उसे आप क्या कहेंगे? बाहर वाली जो बच जाए उसे क्या कहेंगे भाई? क्या कहेंगे बाहर वाली एपिब्लास्ट को? एक्टोडर्म। तो ये ऐसे 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 एम्ब्रियो को, जिस एम्ब्रियो में एक्टोडर्म, मीजोडर्म या मीजोगिलिया, मीजोडर्म और ये एंडोडर्म, ऐसे एम्ब्रियो को, ऐसे जिसके पास ऐसा एम्ब्रियो बने 3 जर्माइनल लेयर वाला, उसे आप क्या कहेंगे? क्या कहेंगे उसे? ट्रिप्लोब्लास्टिक। अब जो हाइपोब्लास्ट है ना, उसके साथ जाकर एंडोडर्म बनेगी, मगर एपिब्लास्ट से बनेगी। उसके साथ जाकर एंडोडर्म बनेगी, मगर सेल्स जो आएंगे वो इसके आएंगे एंडोडर्म में। एंडोडर्म जो बनेगी वो एपिब्लास्ट की बनेगी। तो बढ़ेंगे एम्ब्रियो का स्टॉक, ये वो हाइपोब्लास्ट का उसमें रोल, ठीक हो जाएगा। अच्छा मुझे बताएं अभी मीजोडर्म लिविंग है या नॉन लिविंग है? मीजोडर्म फ्यूचर में कुछ बनाएगी या नहीं बनाएगी? अगर बनाएगी तो कमेंट में बताएं। आपने रट्टा लगाया था कि मीजोडर्म कुछ बनाती है, बताएं क्या बनाती है? ऑप्शन ए आउटर वॉल, हाँ भाई सीलोम, हाँ चलो ऑप्शन के बॉडी कैविटी, वेरी गुड, बॉडी कैविटी बनाएगी। तो मुझे बताएं जिनमें जो ट्रिप्लोब्लास्टिक होंगे वो सीलोमेट हो सकते हैं या डिप्लोसीलोमेट हो सकते हैं? ट्रिप्लो, मगर मैं कहूंगा सारे ट्रिप्लोसीलोमेट नहीं। उनका रीजन है क्या, वो मैं आपको बताऊंगा। कुछ ट्रिप्लो हैं मगर सीलोमेट नहीं। वो क्यों सीलोमेट नहीं वो मैं आपको बताऊंगा। इन जनरल ट्रिप्लोसीलोमेट हो सकते हैं, अगर नहीं है तो उनका रीजन होगा। क्या रीजन होगा? इनकी जो जर्माइनल लेयर बीच वाली है मीजोडर्म, वो इतनी इवॉल्व नहीं होगी, और जब इवॉल्व होगी तो थोड़ी होगी, तो सीलोम जो होगी वो डिसकंटिन्यूअस बनेगी। जब मीजोडर्म फुल इवॉल्व हो जाएगी, तो मीजोडर्म जब फुल इवॉल्व हो जाएगी तो बॉडी कैविटी भी फुल बन जाएगी। यानी ट्रिप्लो में आप देखेंगे कुछ ट्रिप्लो होंगे मगर एसिलोमेट होंगे, यानी सही नहीं डेवलप हुई। कुछ ट्रिप्लो होंगे उनमें जो बॉडी कैविटी होगी पाउचेस में डिसकंटिन्यूअस होगी। कुछ ट्रिप्लो होंगे जिनके अंदर आप देखेंगे कि जिनके अंदर क्या होगा, बॉडी कैविटी फुल बन जाएगी। ठीक है, लाइट का प्रॉब्लम है।
हाँ, तो यहां तक क्लियर हुआ। बाकी ये पढ़ेंगे कौन ट्रिप्लो हैं मगर सिलोमेट नहीं, कौन ट्रिप्लो है सीडो सिलोमेट है, कौन ट्रिप्लो है सिलोमेट है, ये रट्टे नहीं लगाने अबे भाई। अच्छा, ये आपका यहां तक क्लियर, ट्रिप्लो और डिप्लो का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब एक और बात सुने, एक और बात सुने, देखें, ये आपका है एक्टोडर्म और ये आपका है एंडोडर्म और ये आपका है कौन सा, ये आपका कौन सा है बताएं जल्दी कमेंट में, जल्दी बताएं। बीच वाला, बीच वाले का नाम क्या है? मीजोडर्म, मीजोडर्म। ओके, और ये ऊपर वाली लेयर को मैं ये लो करता हूं, ये हो गई एक्टोडर्म। अभी भाई ये एक्टोडर्म क्या थी? इपीब्लास्ट थी, इपीब्लास्ट थी, पहले याद करें इपीब्लास्ट थी ना। तो जब ब्लास्ट्यूला से गेस्ट्रूला हो रही है उस टाइम की बात कर रहा हूं, जब ब्लास्ट्यूला से गेस्ट्रूला मतलब ये लेयर जब बन रही हैं तब होता क्या है, ये एक्टोडर्म यहां से डिवाइड करके अंदर सेल भेजती है जो आकर क्या बनाते हैं? एंडोडर्म बनाते हैं और मीजोडर्म बनाते हैं। एक्टोडर्म के सेल, सॉरी इपीब्लास्ट के सेल, एक्टोडर्म ना कहूं मैं, उस टाइम इपीब्लास्ट कहूं, इपीब्लास्ट के सेल आकर एंडोडर्म और मीजोडर्म बना रहे हैं। तो भाई क्या होता है, एक एपीब्लास्ट में एक पोर बन जाता है, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, ये पोर बन जाता है, यहाँ पे पोर बन जाता है बिल्कुल। और ये जो पोर बनता है, इस पोर को पता है क्या कहते हैं हम? इस पोर को क्या कहते हैं? इस ये जो पोर बना है इस पोर को हम कहते हैं ब्लास्टोपोर। क्या कहते हैं? ब्लास्टोपोर। और उसकी जो साइड्स हैं, ये वाली, ये वाली, ये जो साइड्स हैं, इन ब्लास्टोपोर की साइड को कहते हैं लिप्स ऑफ ब्लास्टोपोर, लिप्स ऑफ ब्लास्टोपोर। अच्छा, अब काम की बात हो गई। इस ब्लास्टोपोर के ऊपर दो टाइप हैं एनिमल के, एक को हम कहेंगे प्रोटोस्टोम और दूसरे एनिमल को हम कहेंगे ड्यूटीरोस्टोम। अब मैं थोड़ा रिपीट करूंगा आपके साथ। भाई एनिमल के दो टाइप थे, पेराजुआ और यूमेटाजुआ। पेराजुआ पोरीफेरा थे, यूमेटाजुआ के दो टाइप हैं, डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक। और डिप्लोब्लास्टिक में टाइप है, डिप्लोब्लास्टिक में टाइप नहीं, ट्रिप्लोब्लास्टिक में टाइप है। ट्रिप्लो में सीलोमेट, ट्रिप्लो में जो टाइप हैं वो कौन से टाइप हैं? ट्रिप्लो में प्रोटोस्टोम और ड्यूट्रोस्टोम। ये आपके ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल या तो होंगे प्रोटोस्टोम या तो होंगे ड्यूट्रोस्टोम। बाकी सिमेट्रिकल और सिमेट्रिकल तो पोरीफेरा में भी पढ़ेंगे, वो सिमेट्रिकल है। और जो भी यूमेटाजुआ हैं वो सिमेट्रिकल हैं, यूमेटाजुआ जो हैं वो सिमेट्रिकल हैं सारे। और सिमेट्रिकल भी कुछ हैं रेडियल, रेडियल में आप पोरीफेरा को पढ़ेंगे और इकाइनोडर्म्स को भी पढ़ेंगे। इकाइनोडर्म्स को जब आया तो मैं पढ़ाऊंगा, वो भी रेडिएटा है, ठीक है ना। तो रटे अभी नहीं लगाने, अभी जनरली टर्म मैं पढ़ा रहा हूं, बाद में रटे लगाएंगे कौन क्या है। अब प्रोटोस्टोम और ड्यूट्रोस्टोम को समझें तो आज का क्लास खत्म करें, कल इंशाल्लाह यहां से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है ना। आज तकरीबन जो टर्म्स हैं एनिमल किंगडम में यूज होते हैं वो पढ़ लिए हमने, कल इंशाल्लाह इनवर्टिब्रेट को पढ़ेंगे। प्रोटो मतलब फर्स्ट, स्टोम मतलब पोर, और पोर वर्ड यूज हो रहा है यहाँ पे माउथ के लिए। ड्यूट्रो मतलब सेकंड, स्टोम मतलब माउथ, यानी माउथ बनता है ब्लास्टोपोर से। भाई ये ऐसी शेप है जैसे बोर्ड पे बनी हुई है या ओवरऑल बाल जैसी है, ओवरऑल बाल जैसी है। तो ये जो ब्लास्टोपोर है ये अंदर तक होगा, अंदर तक होगा। तो इसमें कितनी एंड होंगी? दो, एक अंदर वाली एंड और दूसरी बाहर वाली एंड। तो अगर एक तो कॉल्स ज्यादा आ रही हैं, अगर मैं कहूं ये जो प्रोटोस्टोम का ब्लास्टोपोर है ये पहले बनाए माउथ को, यानी माउथ किससे बनता है? ब्लास्टोपोर से बनता है। ऐसे एनिमल जिनमें पहले ब्लास्टोपोर से यहां से क्या बने? माउथ बने, और उन एनिमल को कहेंगे फर्स्ट माउथ वाले एनिमल, फर्स्ट माउथ बना। अच्छा, ब्लास्टोपोर से और क्या बन सकता है? और बनती है एनल ओपनिंग, एनस, एनल ओपनिंग बनती है जिससे इंजेशन होता है। एनिमल होते हैं ना, दो पोर्स होते हैं एनिमल के पास, ये माउथ और ये एनस। माउथ से इंजेशन करेंगे और एनस से इजेशन करेंगे।
इंजेशन का मतलब है फूड लेना, इजेशन का बाहर निकालना। इजेशन से अनडाइजेस्टेड फूड निकलते हैं। ऐसे एनिमल को हम कहते हैं, ऐसे एनिमल के डाइजेस्टिव सिस्टम को कहते हैं ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम या कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। हाइड्रा के पास क्या था? हाइड्रा के पास कुछ ऐसा था, यहीं से फूड अंदर जाएगा, इस कैविटी में डाइजेस्ट होगा और यहीं से बाहर निकलेगा। तो ऐसे डाइजेस्टिव सिस्टम वाले एनिमल को कहेंगे सेक लाइक या इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। ऐसे को हम कहेंगे ट्यूब लाइक। हम कौन से हैं भाई? इधर से खाते हैं, इधर से जाता है। कौन से हैं हम? ट्यूब लाइक, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। हाँ, अच्छा, सुने। पहले जब माउथ बनेगा तो सेकंड पे क्या बनेगा? एनस बनेगा। चलो इसको छोड़ दें, आखिरी मिनट था बस, इसको छोड़ दें कि एनस कब बनेगा, कैसे बनेगा। मतलब ये बात जान लें कि पहले माउथ बनेगा और ड्यूट्रोस्टोम में क्या होगा? ब्लास्टोपोर से पहले एनस बनेगी और फिर बनेगा माउथ। तो ऐसे एनिमल जिसमें पहले एनस बने और ब्लास्टोपोर से दूसरी एंड से फिर जाके माउथ बने तो उन्हें हम कहेंगे ड्यूट्रोस्टोम। अब प्रोटोस्टोम कौन से हैं, ड्यूट्रोस्टोम कौन से हैं, इनके एग्जाम्पल आप कल जान लेंगे। सारी सिमेट्रिकल, एसिमेट्रिकल, रेडिएटा, बायलेटरा वगैरह वगैरह सारे एग्जाम्पल रटे लग जाएंगे, कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना काफी है। अल्लाह हाफिज सर। कल सारा कुछ पढ़ेंगे, इन्वर्टिब्रेट को सारे को पूरा करेंगे इंशाअल्लाह कल, ठीक है ना। आज के लिए काफी है। हाँ, कल इन्वर्टिब्रेट को पूरा करेंगे और परसों इंशाल्लाह उसको पॉलिश करेंगे।